हेलो बच्चों, वेलकम टू स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट ग्रेडी। तो बच्चों आज अपन मैथमेटिक्स मॉडल सेट का सॉल्यूशन देखेंगे और उसमें से सेक्शन सी का सॉल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ठीक है, सेक्शन सी का सॉल्यूशन करेंगे सब्जेक्टिव मैथ्स मॉडल पेपर का, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने करा था। तो चलिए सेक्शन सी चलते हैं बच्चों। सेक्शन सी जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका मैट्रिक्स का। ठीक है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है और जानते हो आप लोग कौन सा क्वेश्चन रहता है मैट्रिक्स से जैक बोर्ड में। सेक्शन सी में बोला है क्या 15 नंबर क्वेश्चन बच्चों, सेक्शन सी का 15 नंबर क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज करके दिए गए लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना है। तो क्या है लीनियर इक्वेशंस, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 5x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 16, 2x प्लस y प्लस 3z इक्वल टू 19 एंड 3x प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू 25। ये आपका लीनियर इक्वेशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन बच्चों। इसका सॉल्यूशन करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके, राइट। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं। इस लीनियर इक्वेशंस को कैसे लिखें, मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो दीज लीनियर equations can be written as मैट्रिक्स फॉर्म में 5 3 1 2 1 3 3 2 4, ये आपका 4 है, 3 2 4 इंटू x y z इज इक्वल टू 16 19 25, ये चीज़ बच्चों। ठीक है, 16 19 25। एक बार क्वेश्चन देख लो आप बढ़िया से। अब इसमें जो है ए वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग ए मान लेते हैं। जैसे ये ए हो गया, इस मैट्रिक्स को एक्स मान लिया और ये आपका बच्चों बी हो गया। क्या करते हैं हम लोग दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए इनवर्स ए एक्स, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स इंटू ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई एक्स बराबर ए इनवर्स बी। आई इंटू एक्स, एक्स होगा तो ए इनवर्स बी आया बच्चों। यानी एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो आपको क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है कि अगर x निकालना है, मतलब x y z निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। ओके, तो चलो बाकी काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 5 3 1 2 1 3 2 1 3 और 3 2 4 3 2 4, ये है बच्चों। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, चलिए निकालते हैं। 5 1 3 2 1 3 3 2 4, राइट। देखो बच्चों 5 कॉमन लिया, एक्सपेंड कर दो रो 1 के अलम, 5 कॉमन ले लिया तो 4 - 6 4 - 6 -3 कॉमन लिया, ये 3 कॉमन लिया माइनस के साथ, तो ये रो और ये कॉलम हटा, 4 2 जा 8 -9 8 -9, राइट। प्लस 1 कॉमन लिया तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा, तो 2 2 जा 4 -3 4 -3, राइट स्टूडेंट्स। दिस इम्प्लाई दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू -2 or into 5 -10 and this is +3
एंड दिस इज +1 और डिटर्मिनेंट ऑफ ये आ गया यहाँ से बच्चों -6 के इक्वल, दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर हो जाता है तो सॉल्यूशन आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर सिंस यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों हम लोगों ने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। और जानते हो एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोगों को कोफैक्टर निकालना पड़ता है सभी एलिमेंट का। तो चलो बच्चों कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट का कोफैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले 5 एलिमेंट, जो ये एलिमेंट है A11 बच्चों, तो A11 क्या होगा 4 - 6। ठीक है, कोफैक्टर आप लोग आई थिंक निकालने जानते होंगे, फिर भी शॉर्ट में सुनो। कोफैक्टर इक्वल टू क्या होता था, कोफैक्टर इक्वल टू आई जे एलिमेंट का, ith जे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो -1 का पावर i प्लस जे m i j, m मतलब माइनर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर का, ये कोफैक्टर का आपका फॉर्मूला होता है। तो बच्चों शॉर्ट में आपको क्या करना है कि देखो अगर 1 + 1 यहाँ जो रहेगा ना i और j का वैल्यू, i और j का सम अगर इवेन आता है तो प्लस में होगा और i + j अगर ऑड आता है तो -1 पे पावर ऑड क्या होगा माइनस होगा, तो उस टाइम माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ देखो 1 + 1 इवेन नंबर आ रहा है इसलिए यहाँ प्लस है। तो चलो 4 - 6 कितना हो गया बच्चों -2, ये 1 2। अब यहाँ देखो 1 + 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है। 1 + 2 क्या हो रहा है बच्चों 3 ऑड नंबर है इसलिए माइनस लगाएंगे। 1 2 पोजीशन वाला एलिमेंट कौन है 3, इसका कोफैक्टर, तो ये रो और ये कॉलम हटा, 4 2 = 8 -3 3 = 9 और ये बच्चों आया +1। देख लो 4 2 = 8 -9, तो 8 - 9 -1 और माइनस प्लस A13, ये प्लस में होगा इस एलिमेंट 1 का, ये रो और ये कॉलम हट गया, 2 2 = 4 -3, तो बच्चों क्या आया 4 - 3, दिस विल बी इक्वल टू अगेन 1, A21, 2 + 1 ऑड नंबर है माइनस में, 2 1 पोजीशन वाला एलिमेंट 2 है आपका। देखो तो ये रो और ये कॉलम हट गया, देखो ये रो ये कॉलम हटा, तो 4 3 = 12 - 2, 12 - 2 दैट मीन्स -10 आ गया बच्चों। देख लो ये रो और ये कॉलम हटा, तो 4 3 = 12 - 2, ओके। ये 2 2 ये प्लस में होगा, इस एलिमेंट का कोफैक्टर 1 का, ये और ये हट गया, 5 चौक 20 -30, 20 - 3, 5 4 = 20 -3 कितना आ गया बच्चों 17। ये 2 3 ये बच्चों माइनस में होगा, इस एलिमेंट का ये हट गया ये हट गया, तो 5 2 = 10 -9, 10 - 9 इक्वल टू -1 आ गया यहाँ से, देखो ये माइनस है इसलिए। ये 2 ये 3 1 अब इस एलिमेंट का, तो ये हट गया बच्चों 3 3 = 9 -1, 9 -1 देख लो इस एलिमेंट का, 3 3 = 9 -1 और 3 + 1 4, तो ये प्लस में ही होगा, दिस विल बी इक्वल टू 8। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एलिमेंट का निकालते हैं, ये 3 2 ये 3 2 माइनस में होगा, देखें क्या आएगा, ये 3 2 देख लो इस एलिमेंट का है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये गया ये गया, 5 3 = 15, 5 3 = 15 -2, 15 - 2 दैट विल बी इक्वल टू -13 एंड लास्ट एलिमेंट A33 का कोफैक्टर प्लस में होगा और ये 4 एलिमेंट का, तो ये गया 5 - 6, 5 - 6 इज -1। तो इस तरह से बच्चों कोफैक्टर निकल गया सभी एलिमेंट्स का। तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, हैंस कोफैक्टर मैट्रिक्स इज, मान लीजिए उसको C, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों,
-2 1 1, -2 1 1, 10 17 -1, -10 17 -1, -10 17 -1, 8 -13 -1, 8 -13 -1, ये कोफैक्टर आया। तो एडजॉइंट क्या होता है बच्चों, देखो आप नोट कर लो, इसको मैं इधर क्लीन कर दे रहा हूँ, लेफ्ट साइड में इसको साफ कर दे रहा हूँ बच्चों, देख लो। मैं लेफ्ट साइड इसको साफ कर दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ये इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे एंड दिस विल बी इक्वल टू -2 1 1, -10 17 -1 एंड थर्ड रो इज 8 -13 -1। क्यों, रो कॉलम में चेंज हो जाता है, तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हुआ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में चेंज हुआ और थर्ड रो थर्ड कॉलम में इंटरचेंज हो गया है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ये आ गया। अब बच्चों हम लोग लेके चलते हैं, नाउ एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -6, एडजॉइंट मैट्रिक्स आया है -2 -10 8 1 17 -13 1 -1 राइट, देख लो कोई दिक्कत। और इनटू मैट्रिक्स बी आपका क्या था बच्चों, देखो मैट्रिक्स बी है हमारा जो आपने लिखा था 16 19 और 25 जो कांस्टेंट होता है। अब सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको अंदर मत मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज -1/6 राइट। अब मल्टीप्लाई करोगे -2 × 16 16 दूना 32 होता है, और ये माइनस प्लस माइनस 190 और प्लस 8 × 25 बच्चों 400 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 200 200। ओके, सेकेंड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करो 1 × 16 16 प्लस 17 × 19। चलो बच्चों 17 × 19 क्या आएगा 19 × 17, 7 में 63 के 3 बाकी थे में 6 7 और 6 13 हो गया बच्चों, और 19 3 9 3 12 का 2 और 2 1 3 323 आएगा। 17 × 19 करोगे 323 माइनस ये वाला 25 × 13 तो 5 3 15 75 हो गया, और 25 5 7 5 12 2 बाकी थे में 1 325, ये बच्चों 325 आया। ठीक है, तो ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ 17 19 से और -13 -25 से, तो माइनस प्लस माइनस। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 × 16 16 आएगा बच्चों राइट, -19 आएगा और -25 आएगा। अब देखो बच्चों एक्स मैट्रिक्स क्या है, दिस इम्प्लाई दैट मैट्रिक्स एक्स को क्या लिखेंगे एक्स वाई जेड राइट, इस प्रकार से -1/6। अब इसको सम अप करो बच्चों, तो देखो 200 में से 119 गया, कितना आ गया प्लस का 10 बच गया, -32 + 10 -22 रहेगा बच्चों। अब इधर देखो आपका 323 -325 है, दैट मीन्स -2 आया, और 16 -2 कितना हो जाएगा 14 आ जाएगा बच्चों। देखो 16 में -2 चला जाएगा 14 होगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो ये हो गया -3 बचा, यहाँ -3 और -28 हो गया ये बच्चों। अब ये -1/6 को मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या होने वाला है, माइनस माइनस प्लस 22/6 -14/6 एंड प्लस 28/6। तो इसको आप अगर कैंसिल आउट करो तो कट जाएगा 2 से, तो 11/3 दिखेगा, यहाँ -7/3 दिखेगा, और यहाँ -14/3 दिखेगा बच्चों। तो अब कंपेयर करो, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो सेम पोजीशन वाला एलिमेंट इक्वल होगा, तो x बराबर क्या आ गया, हैंस x इक्वल टू आ गया 11/3। x इक्वल टू कितना आया बच्चों 11/3 आपका आंसर,
y इक्वल टू आ गया -7/3 एंड z इक्वल टू आया बच्चों प्लस का, ये प्लस है, प्लस 14/3। तो ये है आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चों टोटल 5 मार्क्स का है आपका। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन क्या है, कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा आपका। देखो क्वेश्चन तो वही रहेगा, भले ही जो वैल्यू है वो चेंज कर दे, है ना, जो वैल्यू है वो चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, राइट, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो आप प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से 2-4 क्वेश्चन इस टाइप का, है ना, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इसमें सॉल्व करने में। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप समझ लो आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा, खास करके कोफैक्टर आपको ध्यानपूर्वक से निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो आपका मैक्सिमम मिनिमा का है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 मैक्सिमम मिनिमा का है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। 100% आता है, मैं बोल रहा हूँ 100% आता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का ही देगा। देखो जैक बोर्ड की खासियत तो यही है, सीबीएसई में ऐसा नहीं करता है, जैक बोर्ड में आसान क्वेश्चन देते हैं, मतलब पता रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा, भले वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दे, वो अलग बात है बच्चों, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन, भूतपूर्व में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है, भूतकाल में भी यही क्वेश्चन आते रहे हैं। यही क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल ही रहा है। 12x³ - 15x² प्लस 36x प्लस 11। मतलब जो बच्चे पूरे साल भर नहीं पढ़े हैं वो भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन पे फोकस कर लेते हैं, सेक्शन सी वाला एकदम 100%, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। fx इक्वल टू 2x³ - 15x² प्लस 36x प्लस 11 बोला, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालो। तो बच्चों सबसे पहले मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट बार डेरिवेटिव करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो चलो इसको y ले लेते हैं हम, 2x³ - 15x² प्लस 36x प्लस 11। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव बच्चों dy/dx, 2x³ का डेरिवेटिव 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब क्या करते हैं बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स डेरिवेटिव को dy/dx को 0 के बराबर करते हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करते हैं, dy/dx इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ देखो 6x² माइनस 30x प्लस 36 बराबर 0 होगा। तो बच्चों क्या होगा, 6 कॉमन ले लो, x² माइनस 5x प्लस 6 बचेगा इक्वल टू 0। तो ये फैक्टराइज हो जाएगा बच्चों, 6 उधर चला गया, 0, तो ये फैक्टराइज होगा। तो फैक्टराइज करके इसको फैक्टराइज करोगे तो x-3 इंटू x-2 बराबर 0 आएगा। आप जानते हैं फैक्टराइज करने, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, 3 और 2 आया, x का 2 वैल्यू आया, 3 और 2। अब ये x इक्वल टू 3 और 2 जो आया है, इस पे हम लोग को चेक करना है कि इसमें से कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा चेक करने के लिए हमें 2 मेथड है। एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करो, और दूसरा है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि ब्रह्मास्त्र है, किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है dy/dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको 1 मान लिया, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। तो d2y/dx2 इक्वल टू 12x, 6x² का डेरिवेटिव 12x माइनस 30 आएगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया है उसको यहाँ रख के देखते हैं कि चलो, नाउ d2y/dx2 एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पे, तो क्या होगा बच्चों, 12 गुने x के जगह 3 रखोगे, 12×3 = 36 हो गया, 12×3 = 36 में 30 गया, 6 पॉजिटिव आया, ग्रेटर देन 0 आया। अगर सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है जिस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट
ऑफ मिनिमा होता है। इसका मतलब x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हुआ बच्चों, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 पे मिनिमम वैल्यू निकलेगा एंड d2y/dx2, अब सेकेंड क्रिटिकल पॉइंट जो है x इक्वल टू 2 उस पर चेक करें। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे इसी फंक्शन में, तो 12 इंटू 2 माइनस 30 और ये 12 दूना 24 माइनस 30 माइनस 6 आ गया, मतलब लेस देन 0 आया। इसका मतलब बच्चों कि x इक्वल टू 2 जो है इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर सेकेंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 आया तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, और अगर लेस देन 0 आया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मतलब 90% कंप्लीट हो गया वो क्वेश्चन। अब हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ निकलेगा बच्चों? मिनिमम वैल्यू निकलेगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx जो निकलेगा वो कहाँ पर निकलेगा? इज एट x इक्वल टू 3 पे निकलेगा, क्योंकि 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू 3 आप फंक्शन में रख दो, तो f3 होगा। f3 इक्वल टू x के जगह 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 15 इंटू 3 का क्यूब है, यहाँ x का पावर 3 है, माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11, राइट। इसको सॉल्व करें, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 हो गया बच्चों, 3 तिया 9 15 गुने 9 135, ठीक है, और 6 तिया 18 और 3 तिया 9 1 10 और प्लस 11। कोई दिक्कत? तो बच्चों ये कितना आ रहा है सॉल्व करके देखें, f3 कितना आ रहा है मिनिमम वैल्यू। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखो 135 में पहले सब प्लस वाला ऐड कर लो। देखो 4 4 8 4 12 और 1 13 का 3 बाकी में 1, ठीक है। 8 4 12 1 13 3 बाकी में 1 1 1 2 2 और 5 7 और यहाँ पर आपका 1 173 में से 135, 13 में 5 गया, 13 में 5 गया, कितना बचेगा बच्चों? 13 माइनस 5 सोचो, 8 बचेगा, 8 और 7 6 में 3 गया 3, तो ये आया 38। अब मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज एट x इक्वल टू 2 पे होगा। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो f2 बराबर क्या लिखेंगे बच्चों? f2 बराबर x के जगह 2 रखना है, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 11, और ये आ जाएगा बच्चों 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 15 चौक 60, ये 60 हो गया, 36 दूना 72 प्लस 11, पहले प्लस वाला जोड़ लो, 6 2 8 और 1 9, फिर क्या करो बच्चों 1 और 7 8 और ये 9 और 60, तो ये हो गया 39। तो बच्चों क्या हुआ फाइनली आंसर? मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 39 एट x इक्वल टू 2 पे, और मिनिमम वैल्यू क्या हुआ? 38 एट x इक्वल टू कितना पर 3 पे। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। आंसर भी इस तरह लास्ट में आप लिख दिया करो, ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि टीचर को ढूंढना नहीं पड़े, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। वैसे सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन ही करना है। मैं यहाँ सभी का सॉल्यूशन आपको दिखा दे रहा हूँ। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है ना वो एरिया का है। हाँ, एरिया का क्वेश्चन है बच्चों। एरिया अंडर द कर्व पढ़ा होगा, वहाँ से है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। मतलब सोचो 2 एक्सरसाइज है एरिया में, उसमें से एक क्वेश्चन दे दिया आपको, है ना बेनिफिशियल। क्वेश्चन नंबर 17।
जैसे यहाँ बोला है क्या बच्चों 17 में, फाइंड द एरिया लाइंग एबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया लाई कर रहा है उसका एरिया निकालना है। इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x एंड इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के इनसाइड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इनसाइड द पैराबोला। तो बच्चों देखिए हम सबसे पहले जो इक्वेशन दिया है कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दिया है। चलो इस सर्कल का इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों और माइनस 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। आप इसको चेंज करने जानते हो है ना, इसको होल स्क्वायर में बदल देना परफेक्ट स्क्वायर में। तो ये x वाला टर्म x के साथ रखो और y वाला टर्म y के साथ रखो। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गया बच्चों। यहाँ से हम एक काम करते हैं y निकाल ही लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर का रूट, ये y आ जाएगा। ये कर्व 1 है, ठीक है। एंड दूसरा जो कर्व दिया है वो पैराबोला दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दे रखा है बच्चों 4x। तो यहाँ से अगर y निकालो बच्चों तो क्या आएगा 2 इंटू रूट एक्स आएगा, ये इक्वेशन 2। चलो ये दोनों का, इस पैराबोला और इस सर्कल का, सर्कल ये देखो इस सर्कल का दोनों का हमें ग्राफ बनाना है। तो दोनों का ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। देखो ये रहा आपका y एक्सिस और ये x एक्सिस, ये 0 ऑरिजिन, ठीक है बच्चों। आप देखो ध्यान से, ये जो सर्कल है इसका सेंटर, अगर इसको कंपेयर करोगे सर्कल के इक्वेशन से, क्या होता है सर्कल का इक्वेशन x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो सेंटर होता है बच्चों अल्फा बीटा, सेंटर क्या होता है अल्फा बीटा सेंटर होता है, ठीक है। तो यहाँ सेंटर जो है इस सर्कल का वो 4,0 है, 4,0 यानी सेंटर कुछ यहाँ लाई करेगा, मान लो 4,0 और रेडियस भी इसका 4 है, r स्क्वायर बराबर 16। तो r बराबर कितना आएगा 4 आएगा, तो रेडियस भी 4 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तो 4 तो डिस्टेंस सही है था, इसका मतलब जो सर्कल बनेगा वो टच करेगा y एक्सिस को ऑरिजिन पे। इस प्रकार से ये सर्कल है, इस प्रकार से ये सर्कल बना, सर्कल जो बना बच्चों वो इस प्रकार से है। देखो ये सर्कल है जिसका सेंटर 4,0 है और इस सर्कल का रेडियस भी 4 है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ 4 और ये फिर 4, तो इसको b मान लेते हैं। तो ये 8,0 हो गया इस पॉइंट को। ये सर्कल का इक्वेशन कर्व आ गया, ये सर्कल है जो दिया है सर्कल, इसका ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये एक सर्कल है और एक पैराबोला बोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो ग्राफ होगा पैराबोला का वो इसी प्रकार होगा। मैं दूसरे नहीं होता है, दूसरे इंक से बनाता हूँ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 4x, ध्यान से देखना। जो पैराबोला का ग्राफ जाएगा वाई स्क्वायर 4x वो इस प्रकार है। देखो ये ग्राफ है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x हुआ और सर्कल का ये हो गया आपका, सर्कल का इक्वेशन ये सर्कल है x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, राइट। अब जो क्वेश्चन पढ़ो उसमें बोला है कि हाँ आपको उस पार्ट का एरिया निकालना है जो x एक्सिस से ऊपर हो, पैराबोला के अंदर हो। पैराबोला के अंदर मतलब ये है ना, x एक्सिस से ऊपर पैराबोला के अंदर और सर्कल के बीच में लाई कर रहा हो। इसका मतलब हम लोगों को ये वाला एरिया निकालना है जो सेड कर दे रहा हूँ, ये एरिया निकालना है। चलो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ये बोल देते हैं बच्चों, ठीक है। तो आपको एरिया निकालना है कौन सा, ओ ए बी ओ का। तो एक चीज देखो यहाँ पर जो ये एरिया है ये दो कर्व के नीचे है, पैराबोला के नीचे है और ये सर्कल के नीचे है। तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है दो कर्व उस पॉइंट से आप क्या करना, अगर एक्स एक्सिस को ले रहे हो, अगर एक्स एक्सिस को ले रहे हो तो दो कर्व जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। अब ये जरूरी नहीं कि सी पर ही आएगा, पहले काम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकाल लो, दोनों कर्व को सॉल्व करके
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालना है। तो सॉल्व करना है कर्व 1 और कर्व 2 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। तो भैया देखो 1 तो कर्व यही है ना, यही वाला, और 2 कर्व ये है। तो यहाँ वाई स्क्वायर के जगह पर 4x रख दो, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह 4x बराबर 16। इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस 4x बराबर 16, 16 कट गया बच्चों, और तो यह आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x माइनस 4x बराबर 0, x कॉमन लोगे तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x का वैल्यू एक 0 आ रहा है और x का वैल्यू 4 आ रहा है। 0 मतलब यहाँ जो कट किया, और 4 का मतलब ये कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू 4 आ गया बच्चों। अच्छा, अगर x का वैल्यू 4 आ गया तो y क्या आएगा, चलो फ्रॉम 2 से ले लेते हैं, फ्रॉम 2, तो y बराबर क्या है 2 इंटू रूट अंडर 4, तो ये भी 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब पॉइंट ये हो गया 4,4, तो पॉइंट ये निकल गया हमारा 4,4। अब एक चीज़ देखो बच्चों, पॉइंट का ए का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, और जो सेंटर है वो भी, उसका भी x कोऑर्डिनेट 4 है। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्ट जो आएगा ना वो सर्कल के सेंटर पे ही आएगा, सर्कल के सेंटर पे ही आएगा। तो अब देखो ये जो एरिया है जो हम लोग को निकालना था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक एरिया अंडर द कर्व पैराबोला और दूसरा एरिया अंडर द कर्व कौन सा, सर्कल। ठीक है, तो जो हमारा एरिया होगा बच्चों, आप ध्यान दो, एरिया जो होगा, चलो इस पार्ट में करते हैं हम लोग सॉल्यूशन, इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। देखो जो हमारा एरिया होगा, आप देखो क्या होगा, तो जिस रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया कौन सा है वो रीजन, ओ ए बी ओ इक्वल टू, ऐसा लिखें कि एरिया अंडर कौन सा कर्व है ये, पैराबोला। पैराबोला को हम लोग इक्वेशन 2 माने, तो एरिया अंडर कर्व डायरेक्ट लिखो 2 फ्रॉम कहाँ से, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक। देखो ये कर्व जो है x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 है, और जो हम लोग स्ट्रिप लेंगे ना वो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे यहाँ पर, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वर्टिकल स्ट्रिप है ना। तो x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 4 तक कर्व 2 का, कर्व 2 के अंदर आ रहा है, प्लस एरिया अंडर कर्व 1, कर्व 1 का मतलब सर्कल, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 से x इक्वल टू 8 तक, ये वाला बच्चों, ये चीज। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट एरिया ऑफ ओ ए बी ओ इंटीग्रेशन होगा 0 से 4, और y का वैल्यू देखो क्या है इक्वेशन कर्व 2 का, 2 इंटू रूट एक्स, 2 इंटू रूट एक्स डी एक्स प्लस 4 to 8, और कर्व 1 क्या है, रूट अंडर 16 माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर डी एक्स, ये चीज़ है। चलो बच्चों आगे इसको सॉल्व करें, 2 कॉमन आ गया, 0 से 4 लिखा, रूट x को x का पावर हाफ लिख सकते हो डी एक्स प्लस 4 to 8 रूट अंडर 16 को क्या लिखोगे बच्चों, 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये dx, यही चीज़ ना लिखेंगे। आगे बच्चों ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x पे पावर हाफ का x का पावर 3/2, और 3/2 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो एक काम करते हैं 2/3 से इधर बाहर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप समझ रहे हो बात को, जो बच्चे इंटीग्रेशन प्रैक्टिस किया होगा, प्लस अब इसका इंटीग्रेशन कौन सा फॉर्मूला से होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग को मालूम है बच्चों इंटीग्रेशन, जिसको मालूम नहीं है देखो इधर लिख लें फॉर्मूला, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो x/2, फिर यही वाला फंक्शन होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c होता है, ये चीज़ फार्मूला है। तो चलो उस फार्मूले पे ये सेट हो रहा है, देखो इस पे सेट हो रहा है, सिंस करके इधर साइड में लिख देना आप जब ये लगा रहे हो, राइट। तो क्या होगा बच्चों, x/2, x के जगह देखो x माइनस 4 डिवाइड बाई 2 लिखा,
रूट अंडर ए फंक्शन, मतलब 16 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, राइट। और फिर क्या, ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर बाई 2 यानी 16/2 साइन इनवर्स एक्स के जगह क्या, एक्स माइनस 4 और ए के जगह 4, ये हो गया। तो यहाँ अब लिमिट रख देते हैं बच्चों 4 से लेकर के 8 तक, ठीक है, 4 से 8। अब चलो बच्चों ये 4/3 हो गया। x के जगह अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट, तो 4 का पावर 3/2 माइनस 0 हो गया, प्लस अब यहाँ अपर लिमिट रखो बच्चों, तो अपर लिमिट कितना है यहाँ पर 8 है, दिख रहा है ये 8 है, 8 रखोगे यहाँ पर तो देखो 8 माइनस 4 4 हुआ, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 माइनस 16 ये पार्ट 0 हो गया, ठीक है, प्लस 16/2 ये 8 हुआ साइन इनवर्स। अब बच्चों देखो यहाँ 8 रखोगे तो 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1 आ जाएगा, तो ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या होगा 4 माइनस 4 मतलब ये 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 4 है तो 4 माइनस 4 ये 0 हो गया पूरा 0। और यहाँ देखो बच्चों यहाँ भी 4 माइनस 4 क्या हो गया, मतलब ये 8 हुआ और ये साइन इनवर्स 0 हो गया इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। 4/3 इंटू 4 का पावर 3/2 मतलब ये 2 का पावर 3 हो जाता है, तो ये 8 हो गया, अरे ये 2 आएगा, 2 का पावर 3 कितना होगा 8, प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है बच्चों, और ये साइन इनवर्स 0 0 हो गया, मतलब उधर सब 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या हो गया बच्चों 832/3, 832/3 प्लस, और ये कटेगा 2 से तो ये 4 आ जाएगा, तो प्लस 4π। तो जो आपका एरिया आया, हम लोग का जो एरिया आया रिक्वायर्ड एरिया बच्चों, जो रिक्वायर्ड एरिया आया, रिक्वायर्ड एरिया वो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, रिक्वायर्ड एरिया बराबर 4π प्लस 32/3 स्क्वायर यूनिट्स, ये आंसर आया आपका। ओके बच्चों, तो ये एरिया का क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्राफ वगैरह आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों एरिया का 4π प्लस 32/3। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये वेक्टर से है, और वेक्टर से स्ट्रेट लाइन में मतलब 3D से, वेक्टर एंड 3D यानी 3D का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बच्चों वो 3D का क्वेश्चन है, और एकदम वही फेवरेट क्वेश्चन जो पूछते जा रहा है झारखंड बोर्ड 10 सालों से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस या तो 2 पैरेलल लाइंस, है ना। झारखंड बोर्ड जो है आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन देता है। मैं पहले भी बोलता हूँ कि जैक बोर्ड के बच्चे नॉलेज के लिए पढ़ें, नॉलेज के लिए, ठीक है। अरे बोर्ड में क्या क्वेश्चन आता है वो आपको टीचर्स को ऑलरेडी पता है, वही रटा रटाया क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देगा। अच्छा उसमें भी से एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी से बाहर नहीं देने का, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। मैंने बोला ना वही देगा क्वेश्चन 3D। 2 लाइंस का इक्वेशन गिवन है, देखो बच्चों 2 लाइन का इक्वेशन गिवन है। एक वेक्टर r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, राइट। देखो i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये लाइन 1 का इक्वेशन है। लाइन 2 आपको गिवन है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ओहो 2i प्लस 3j प्लस 6k, 2i प्लस 3j प्लस 6k, राइट राइट राइट। देखो भैया है ना, लास्ट ईयर 2000 आई थिंक 19 में इसी प्रकार क्वेश्चन दिया था। ये बच्चों आप देख रहे हो ये स्क्यू लाइंस नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, क्योंकि दोनों जो वेक्टर दिया, एक बार और मैं मैच करा ले रहा हूँ, दोनों का सेम है क्या,
2i प्लस 3j माइनस प्लस 6k 2i प्लस 3j, बिल्कुल ये दोनों पैरेलल लाइन्स है ना। बच के काम करना भैया, शॉर्टेज डिस्टेंस बोला है तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइन्स वाला मत लगा देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो ये दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन्स है। कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो फ्रॉम लाइन वन से बच्चों देखो वेक्टर a1, ये वेक्टर a1 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये वाला वेक्टर a1 है। तो वेक्टर a1 क्या आएगा, a1 वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। और b1 वेक्टर क्या है बच्चों, b1 नहीं बोलो, ये इसको b बोल दो क्योंकि ये दोनों वेक्टर सेम है। तो वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। फ्रॉम लाइन टू वेक्टर a2 इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। और वेक्टर b इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आप देख रहे हो ये दोनों वेक्टर सेम है, दोनों लाइन का पैरेलल वेक्टर सेम है, इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला पता है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के लिए आपको चाहिए a2 माइनस a1 वेक्टर। तो क्या करें, पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। तो 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये आपका a2 वेक्टर है, माइनस a1 वेक्टर है आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों बताओ, a2 माइनस a1 वेक्टर इक्वल टू दिस इम्प्लाइज दैट 3i में से एक i गया 2i कैप 3j कैप माइनस 2k कैप 2j कैप, तो j कैप बचेगा माइनस 5k कैप और माइनस माइनस प्लस 4 मतलब माइनस k कैप। देखो माइनस करके माइनस 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 3 माइनस 1 2। तो ये आया आपका a2 माइनस a1 वेक्टर जिसका ज़रूरत पड़ता है। अब आप लोग को पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को मालूम है बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स 1 एंड 2। चलो लाइन 1 एंड 2 एज क्या होगा, d इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ b। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला है बच्चों, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो एक बात बताओ, a2 माइनस a1 क्रॉस b, यानी ये वेक्टर जो आया है a2 माइनस a1 वेक्टर, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है वेक्टर b के साथ। तो चलो पहले निकाल लेना पड़ेगा ना बच्चों, पहले क्या करना पड़ेगा आपको, निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए a2 माइनस a1 क्रॉस विथ b वेक्टर इक्वल टू i कैप j कैप और k कैप, ऐसे सॉल्व करते हैं। a2 माइनस a1 वेक्टर का i j k का कोफिशिएंट क्या है, 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, और वेक्टर b का कोफिशिएंट है 2 3 6 देख लो 2 3 6। चलो अब इसको सॉल्व करें बच्चों, तो क्या आएगा, i कैप कॉमन तो 6 प्लस 3 माइनस j कैप, ये j कैप कॉमन लिया, ये गया 6 दूना 12 और माइनस 2 मतलब प्लस 2 प्लस k कैप, ये गया 3 दूना 6 माइनस 2 तो आ गया बच्चों 9i कैप माइनस, अच्छा इसका एक बार क्या था, ये गया 6 दूना 12, ये प्लस 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो ये 14j प्लस 4k कैप। तो ये आया वेक्टर बच्चों a2 माइनस a1 क्रॉस b वेक्टर, ये आया है आपका, ठीक है। तो अब एक काम करो, इसको 3 मान लेते हैं ना, फ्रॉम इक्वेशन 3 से
डिस्टेंस जो है डी बराबर जो फॉर्मूला है A2 माइनस A1 क्रॉस बी, A2 माइनस A1 क्रॉस बी का मॉड। तो क्या करें 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी। मॉड ऑफ बी, बी वेक्टर का मॉड मतलब रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर ये होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा ऊपर का भी मॉड लेना है तो d इक्वल टू रूट अंडर 9 स्क्वायर प्लस माइनस 14 स्क्वायर है ना, और प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 36। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों रूट अंडर 81, 14 का स्क्वायर होता है 196 और ये 16 बटे नीचे तो लग रहा है क्या आ रहा है बच्चों 49 आ रहा है रूट का। ऊपर सम अप करें कितना आएगा देख लो 6 6 12 और 1 3 13 2 9 1 10 और 8 18 19 के 9 बाकी थे में 1 293 बटे 7। एक बार और इसको चेक कर लें देख लो 81 प्लस 6 6 12 और 1 3 13 के 3 बाकी थे में 1 9 1 10 और 8 18 और 1 19 और 19 का 9 बाकी थे में 1 और 1 1 2 हो गया। तो बच्चों ये डिस्टेंस आ गया आपका, यही आपका आंसर हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 293/7। ये आपका डिस्टेंस आ गया रूट अंडर 293/7। तो फार्मूला क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 2 पैरेलल लाइंस रूट अंडर 8 मॉड ऑफ A2 माइनस A1 क्रॉस बी वेक्टर। तो A2 माइनस A1 क्रॉस बी का भी मॉड निकालना है, आप पहले मॉड निकाल सकते हो या तो डायरेक्ट यहाँ। तो जो A2 माइनस A1 क्रॉस बी आया वो अपना क्या आया 9i माइनस 14j प्लस 4k। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना है। देखो i कैप कॉमन लिया ना तो ये हुआ तो 6 और -3 तो +3 हो गया, फिर -j यहाँ लिखते हैं प्लस -j लिखते हैं तो j कॉमन आया तो क्या होगा ये कॉलम और ये रो गया तो 6 2 12 और -2 तो +2, फिर k कॉमन लिया तो 3 2 6 -2 तो आ गया 9i प्लस -14j प्लस 4k। ठीक है बच्चों, तो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आ गया डिस्टेंस। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है LPP का और वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों जो LPP का है, बोला सॉल्व द फॉलोइंग LPP ग्राफिकली मैक्सिमाइज Z। जो Z दिया है आपका वो Z इक्वल टू है 50x प्लस 15y। ठीक है, और जो कांस्टेंट गिवन है, जो कांस्टेंट्स गिवन है, कांस्टेंट्स आर वो गिवन है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x कोमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले इसका हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। इससे जो शेडेड रीजन आएगा उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं। कौन सा रीजन बोलते हैं? फिजिबल रीजन। तो क्या करेंगे बच्चों, लेट कर लेते हैं इसको 5x प्लस वाई बराबर इनइक्वालिटी को हटा के इक्वालिटी लगा देते हैं इक्वल 100 और x प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक है, अब इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
तो ग्राफ ड्रॉ कर लें। ग्राफिकल मेथड से बोला है तो ये वाई एक्सिस हुआ बच्चों आपका, और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये ओरिजिन हुआ। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखो, ड्रॉ करके कैसे ड्रॉ करना वो दिखाना ज़रूरी नहीं रहता है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, है ना। देखो कैसे, एक 1 है इक्वेशन है, इसको 2 मान लिया है ना, 1 और 2। तो 1 और 2 मान लिया, तो फ्रॉम 1 से टेबल बना लो इस प्रकार से, x और ये y फ्रॉम 1। x का वैल्यू एक बार आप क्या करो 0 रखो, तो y का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। और एक बार y 0 रख लो तो x का वैल्यू आ जाएगा 5x बराबर 100, तो x बराबर 20, है ना। तो ग्राफ जो होगा फर्स्ट लाइन का, इसका ग्राफ क्या होगा, 0,100, 2 पॉइंट आ गया, एक 0,100 आया, 0,100 मतलब y एक्सिस पे जाएगा। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, नीचे बनाता हूँ इसको, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है ना। 0,100 मान लो बच्चों, 0,100 ये पॉइंट है, और 20,0 मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। ये दोनों को मिलाने वाला लाइन ये ड्रॉ कर दिया हमने, चलो यही मान लो, ये हो गया आपका 20,0 और ये हो गया 0,100, ठीक है। चलो इसका नाम दे देते हैं, इसको मान लीजिए ये और इसको मान लीजिए b, राइट। ये कौन सा लाइन हो गया, 5x + y = 100। फ्रॉम 2 से इसी प्रकार टेबल बना लें, ये x हुआ और ये y हुआ। x का वैल्यू 0 रखोगे तो y 60 आएगा, और y 0 रखोगे तो x 60 आएगा, मतलब एक पॉइंट 0,60। चलो 0,60 कुछ यहाँ मान लेते हैं, और 60,0 कुछ यहाँ मान लेते हैं आगे, इस प्रकार से। तो ये लाइन चला जाएगा, ये लाइन गया, कौन सा लाइन है ये, x + y = 60, ये लिख दो। तो ये है बच्चों मान लो ये पॉइंट मान लिया, इसको C मान लिया 60,0 और इसको मान लिया 0,60, ये D पॉइंट हो गया। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है इसको मान लीजिए E, ठीक है। अब हम लोग को फिजिबल रीजन क्या होगा, फिजिबल रीजन देखो 5x + y < 100, तो 5x + y = 100 वाला लाइन ये है। तो फिजिबल रीजन इसके द्वारा इस इनइक्वालिटी का जो रीजन होगा 5x + y < 100 का, वो ये लाइन है, इसके इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। तो क्या करें, पुट कर देते हैं, ठीक है। 0, 0 ऑरिजिन पुट करके चेक करते हैं, पुटिंग 0,0 इन 5x + y < 0, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 0 < 100, जो कि करेक्ट है। और करेक्ट है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है, ये जो इनइक्वालिटी है, इसका जो ग्राफ होगा वो इस लाइन के ओरिजिन के साइड होगा, मतलब इधर होगा इसका साइडेड रीजन, ठीक है, समझा कि नहीं। और इसी प्रकार पुट करते हैं 0, 0 इन दूसरे लाइन में दूसरे इनइक्वालिटी में x + y < 60 में, तो 0 < 16 आया, ए भी करेक्ट हो गया, मतलब सही है। इसका मतलब ये जो लाइन है इसका जो रीजन होगा वो रीजन इस लाइन के ओरिजिन साइड वाला ही होगा, मतलब इधर ही होगा, ठीक है। अब बच्चों देखो x > 0 का मतलब क्या हुआ, y एक्सिस से राइट साइड, y > 0 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस से ऊपर। तो आप देखो जो फिजिबल रीजन जो ऑब्टेंड होगा इस इनइक्वालिटी से, जो कांस्टेंट से, वो फिजिबल रीजन आपका कौन सा ऑब्टेंड हुआ, वो फिजिबल रीजन हम लोग का देखो कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन मतलब कॉमन, तो कॉमन रीजन आपका ये वाला ऑब्टेंड हुआ है बच्चों। देखो ये वाला रीजन आप लोग रेड मार्कर से, रेड पेन से, एग्जाम हॉल में कलर मत कर देना, आप लोग पेंसिल से बनाना डायग्राम, और इस तरह ये फिजिबल रीजन ऑब्टेंड हो गया। तो यहाँ पर मैं लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि द
फिजिबल रीजन obtained by constraints is क्या है OAED ये है फिजिबल रीजन। तो फिजिबल रीजन का कॉर्नर पॉइंट्स निकालना पड़ता है। तो देखो ये डी तो है, ई निकालना पड़ेगा। तो ई निकालेंगे कैसे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करके, यानी 1 और 2 को सॉल्व करके, ठीक है। तो सॉल्विंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों y के जगह पर ये देखो 5x है, इस y के जगह 60 माइनस इक्वेशन 2 से 60 माइनस एक्स रख दो। 60 माइनस एक्स बराबर कितना आया 100। तो क्या हो जाएगा 4x बराबर 40। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 10। 100 में से 60 जाएगा 40 बचेगा ना, तो x बराबर 10 आया। तो फिर से फ्रॉम 2 का यूज कर लो, तो y बराबर क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट हो गया, हेंस पॉइंट ई जो हो गया, पॉइंट ई का कोऑर्डिनेट वो 10,50 हुआ। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 10,50। ठीक है बच्चों, 10,50 आ गया। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो फिजिबल रीजन है उसका कॉर्नर पॉइंट्स क्या हो गया, यहाँ लिख लेते हैं हेंस कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ, अच्छा ये फिजिबल रीजन बाउंडेड आया, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ बाउंडेड फिजिबल रीजन आर, कौन कौन सा कॉर्नर पॉइंट्स है, जैसे देखो ए है 20,0, बी है बी नहीं है ई है, ई आपका 10,50 और डी है आपका 0,60। ठीक है बच्चों, तो ये कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग को क्या बोला गया है क्वेश्चन में बोला गया है कि इस जेड को मैक्सिमाइज करो। मैक्सिमाइज करना है मतलब इस जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो जो दिया रहता है जेड, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे ही होता है। मतलब इसी कॉर्नर पॉइंट्स पे इसका मैक्सिमम वैल्यू या तो मिनिमम वैल्यू निकलेगा। अगर रीजन बाउंडेड है तो, अनबाउंडेड है तो वो अलग केस होता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, उसके लिए आप पढ़े हैं, आप जानते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो अगर फिजिबल रीजन बाउंडेड है तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसका मैक्सिमम और तो मिनिमम वैल्यू जो होता है वो कॉर्नर पॉइंट्स पे होता है। और कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो कॉर्नर पॉइंट्स निकला इसको यहाँ जेड में रख देते हैं। ठीक है, तो क्या करें, वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 50x प्लस 15y एट कॉर्नर पॉइंट्स क्या होगा देखते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे। ठीक है, क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं बच्चों। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, टेबल बना लेते हैं, लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट और यहाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 50x प्लस 15y। और कॉर्नर पॉइंट्स कौन सा है, ये है आपका 20,0, बी है ई है आपका 10,50 और डी है आपका 0,60। थोड़ा सा ये है कि नहीं। तो बच्चों जब यहाँ आप x के जगह 20 रखोगे तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा, देख लो एक बार, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलो x के जगह 20 रखो बच्चों तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या 1000 हो जाएगा। देखो 50 गुने 20 1000 हुआ और y के जगह 0, तो ये 0 हो गया, मतलब 1000 आया, z का वैल्यू 1000 आया। और 10 रखोगे तो 50 इंटू 10 500 और प्लस 750, 15 गुने 5 75 हो गया, 15 5 75 और इसको ऐड करोगे तो 1250 आएगा।
60 रखोगे बच्चों तो z का जो वैल्यू आएगा ये तो 0 हो गया, प्लस ये 900 हो गया, 15 छक 90, 900, तो ये 900 आया। तो बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आया? मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है जो बच्चों 1250 आ रहा है, ये है आपका मैक्सिमम वैल्यू m। तो क्या लिख दें? मैक्सिमम ऑफ z इज कितना? 1250 एट कौन सा पॉइंट पे? ई पे 10,50 पे। तो इसका मैक्सिमाइज करना था, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, तो यही आपका आंसर हो गया बच्चों। ओके, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन होता है लीनियर एलपीपी का, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। पहले भी एक क्वेश्चन दिया जाता था 6 मार्क्स में, बस मार्क्स कम कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का है। तो इससे ये पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, लास्ट 10 ईयर्स का जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व कर लो बच्चों। जो क्वेश्चन पहले 6 मार्क्स में दिया जाता था वो अब 5 मार्क्स में दिया जा रहा है, और जो क्वेश्चन 4 मार्क्स में दिया जाता था उसको 3 मार्क्स में, जो 2 में उसको 1 मार्क्स में, इस प्रकार से है। तो एक यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है हम लोग का। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।